नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हरित क्रांति से जुड़े हुए काफ़ी सवाल आते हैं। फैक्चुअल भी बहुत सारे सवाल आते हैं, कंसेप्चुअल भी आते हैं, वन लाइनर भी आते हैं, कथन कारण में भी आते हैं। मतलब अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस के लिए, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्चुअल जैसे हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, विश्व में जनक कौन है, हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी, सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर हुआ था, सबसे कम प्रभाव किस पर। इस तरह के सवाल नॉर्मल पूछे जाते हैं। इसके अलावा हरित क्रांति के बारे में पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति में किस किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था, तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। ये थोड़ा पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल में हरित क्रांति का वेस्टर्न यूपी या पश्चिम हरियाणा में ही विकास क्यों हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्यों में भी विकास क्यों नहीं हुआ, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके इम्पैक्ट पे चर्चा करेंगे। इसका आर्थिक प्रभाव क्या था, सामाजिक प्रभाव क्या था, राजनीतिक प्रभाव क्या था। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो हरित क्रांति की क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन। मतलब किसी भी चीज़ में कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक परिवर्तन, जो परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया एक होती है तो उसकी एक निश्चित दर होती है। अचानक उसमें बड़ी वृद्धि हो जाए, आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, तो हरित क्रांति में यही देखने को मिला। अगर हम लोग देखें, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय लगभग हमारे पास 52 मिलियन जो है हमारा जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है, उसमें सिर्फ लगभग 6 मिलियन आपका जो टन के आसपास गेहूं था। 6.4 के आसपास लगभग गेहूं का उत्पादन होता था 1951-52 में, यानी कि लगभग 64 लाख टन के आसपास। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1965-66 में वो 64 लाख टन से बढ़ के धीरे धीरे अगर 1951 से लेकर 66 तक उसकी जो वृद्धि हुई तो 1900 वो आपका 64 लाख टन से लगभग हो गया 120 लाख टन। और अगर 3 वर्ष बाद ही वो 120 से 170 टन हो, यानी 50 लाख टन वृद्धि हो गई। यानी ये एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ, आमूल चूल वृद्धि हुई। गेहूं में कुछ वृद्धि चावल में भी देखी गई और इसी अचानक आमूल चूल वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से हम लोग देखेंगे। तो हरित क्रांति जो था ये खाद्यान्न फसलों में, खासकर गेहूं पे, चावल पे, कुछ अन्य फसलों पर ये जो उन्नत किस्म के बीज थे, सिंचाई की सुविधाएं थी, कीटनाशकों का प्रयोग के साथ साथ जो रासायनिक उर्वरकों इनका प्रयोग से जो खाद्यान्न के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, हम लोग उसी पे देखेंगे, उसी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति के बारे में। बहुत बेसिक क्या क्या चीज़ जाननी है। देखिए, हरित क्रांति तो पहला इस पे देखिए सकते कि हरित क्रांति, देखिए तो एक तो यही पूछ सकता है कि हरित क्रांति शब्द, ये शब्द देखिएगा अमेरिकी विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड द्वारा 1968 में दिया गया। ये हरित क्रांति पूछा जाता है, दिया गया कि हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है, तो विलियम गॉड, इस पर पूछा जाएगा। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम गॉड ने कर दिया था। 1968 में दिया था। कब दिया था कि जब जो है 120 लाख टन गेहूं के लिए लाख टन से उत्पादन बढ़कर 170 लाख टन हो गया। यानी कि 1965 में के आसपास अगर हम लोग देखें तो 120 है, 1968 में 3 सालों में लगभग 50 लाख टन की वृद्धि हो गई। यानी कि लगभग 50 लाख टन की वृद्धि, या 5 मिलियन टन की वृद्धि, लाख टन की गेहूं उत्पादन में वृद्धि, ये आप समझ सकते हैं। तो इस तरह बस, लेकिन पूछा केवल है किसने इसका नाम दिया है, तो आप कहेंगे आज के बाद विलियम गॉड इस शब्द के जनक। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व स्तर पर, ये फैक्चुअल हम लोग विश्व स्तर पर हरित क्रांति यानी कि के जन्मदाता, ये तो शब्द उन्होंने दिया है। अभी जो हरित क्रांति पूरा परिवर्तन आ गया, पूरी प्रक्रिया, यानी हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो विश्व स्तर पर है, इनका नाम है नॉर्मन ई अर्नेस्ट बोरलॉग। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
इनको विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति जनक आज की बात कोई पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग कहीं लिखा है, नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई अर्नेस्ट बोरलॉग लिखा है, तो ये हरित विश्व स्तर पर जनक है, देख लीजिएगा। अगर हम इन पे बात करें तो देखिएगा भाई, ये एक अमेरिकन थे, ये देखिए अमेरिकन, इनका जो जन्म है ये है अमेरिकन, लेकिन इन्होंने काम पूरा मैक्सिको में किया है। इनकी जन्म और मृत्यु, इनकी जन्म देखिए भाई 1914 में, इनकी जन्म जो है 25 मार्च 1914 में और 12 सितंबर 2009 में मृत्यु हुई है और 25 मार्च 1914 में इनका जन्म हो रहा है। नॉर्मन जो ई बोरलॉग है देखिएगा भाई, ये अमेरिकन थे, कृषि वैज्ञानिक थे भाई, देखिएगा ये कृषि वैज्ञानिक थे। ये जो है मैक्सिको की सीमेट, ये देखिए सीमेट के साथ साथ रॉकफेलर एवं फोर्ड फाउंडेशन से भी जुड़े हुए थे। इनको देखो आगे, विश्व में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अब शांति का नोबेल पुरस्कार मात्र एक कृषि वैज्ञानिक मिला, वो ये है नोबेल पुरस्कार, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ये देख लीजिए। इसके अलावा इनके और बहुत स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पुरस्कार, ये अमेरिका स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पुरस्कार, ये देखिए। इसके अलावा कांग्रेस का, इसके अलावा आपका जो है कांग्रेस का गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, भारत में इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, ये देखिए। इनके साथ साथ रोटरी इंटरनेशनल पुरस्कार, ये देखिए। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के सारे पुरस्कार देखिए जो मिले हुए हैं। विज्ञान का राष्ट्रपति पुरस्कार, ये स्वतंत्रता, ये। अब आगे देखिए, ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग देखिए, इनके बारे में, इनको ये था कि जब गेहूं की फसल की लंबाई अधिक बढ़ती तो आधी पूरी एनर्जी उनकी लंबाई बढ़ाने में लग जाती थी। इन्होंने क्या किया था, उसकी लंबाई कम की ताकि वो उत्पादन में उनके दानों में वृद्धि हो जाए। इसलिए इन्होंने बौने, इनको ये लोग कहते थे छोटा दाना, अपने प्रजातियों के लोग छोटा दाना कहते थे या कहते थे ड्वार्फ, तो इसलिए हम लोग देखे थे इनके द्वारा जो है बौने किस्म की उच्च गुणवत्ता वाली देखिए आगे संकर बीजों का विकास किया गया। तो इनके द्वारा जो है बौने किस्म की, तो ये चूँकि मैक्सिको में थे उस समय, इसलिए इनको मैक्सिकन बीज भी कहा गया। तो भारत में जो बीज आते हैं देखिएगा, हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग मैक्सिको से मंगवाते हैं मैक्सिकन बीज, ये मैक्सिकन बौने बीज कहे जाते हैं। भी 1965 में हमारे जो उस समय के कृषि मंत्री थे सुब्रमण्यम जी के द्वारा 18,000 टन मैक्सिकन बीज मंगाए गए। फिर यहाँ के संकर बीजों के साथ यहाँ भी उनको संक्रमण कराकर उनको बाद में यहाँ पर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बोया गया। तो ये जो बीज थे, ये देखिए मैक्सिकन बीज या बौने किस्म के उच्च गुणवत्ता वाले, जो उच्च गुणवत्ता वाला होगा इसे कहते हैं HYV, ये देखिए HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज। तो भारत में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने जब इन बीजों को विकास, तो भारत में भी वही बीज मैक्सिको से भी हमारे यहाँ आएंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग तो केवल नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में पढ़े, मतलब कुल मिला के अमेरिकन थे,
लेकिन ये इन्होंने वैज्ञानिक रूप में इनका पूरा कार्य क्षेत्र मैक्सिको रहा है। मैक्सिको में इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। इसके अलावा रॉक फेलर फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं। और इनको जो है बौनी किस्म के उच्च गुणवत्ता नहीं है चौवाई यानी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो सीड्स हैं उनका जन्मदाता माना जाता है। और माना गया है कि लगभग सोचिए 60 से 65 कुंटल पर हेक्टेयर की यहाँ पर फसल थी। उसके पहले भारत में बहुत कम होता था, 1677 में होता था। ये 60 से 65 कुंटल के आसपास इनकी क्षमता थी। ये हम लोग देख ले रहे हैं। ये हम लोगों ने देखा है कि इसके बारे में नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में एक शब्द और जुड़ा है, एक व्यक्ति का नाम है, उनको भी हम लोग देखते हैं। तभी व्यक्ति वाला हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। हम जब व्यक्ति वाला देख रहे हैं किनसे जुड़े हुए लोग, एक देखिए भाई MS स्वामीनाथन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है MS स्वामीनाथन। इनको भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ये तो विश्व स्तर पे हो गया इतना, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक। तो आज के बाद कोई पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन। विश्व स्तर पे कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द पहली बार दिया किसने, विलियम गॉड ने। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, कभी सब बहुत सिंपल सवाल कभी गलत ना हो। और ये जो थे देखिएगा, एक ये आनुवंशिकी जेनेटिक आनुवंशिकी वैज्ञानिक थे भाई, देखिएगा ये आनुवंशिक विज्ञानी थे, यानी कि जेनेटिक साइंटिस्ट। ये नहीं थे, इन्होंने जीन पे काम किया, संकर बीजों के निर्माण में काम किया है। ये तो कृषि वैज्ञानिक थे। तो जो MS स्वामीनाथन है वो कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं है, वो एक आनुवंशिकी विज्ञानी थे, यानी जेनेटिक के क्षेत्र के आपके एक साइंटिस्ट थे। ये देख ले रहे हैं। और इनको 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण। ये देखिए, ये उनका जन्म 1925 में कुंडकोला में, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये देख लीजिए कि 3 लोगों के नाम हमको जानने थे, विलियम गॉड, नॉर्मन ई बोरलॉग और MS स्वामीनाथन। उन पे कुछ कभी सवाल बने तो कम से कम हम इसको हम लोग देख लें। तो ये तो भी मैंने एक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ बहुत छोटी छोटी बातें थी। अब आइए हम लोग आते हैं जो मैक्सिको, ये देखिएगा मैक्सिको में जो इसकी तो देखिए भाई गेहूं और मक्का, देखिए मेन इनके तरह यहाँ पर गेहूं और मक्का पे काम होता था। और गेहूं की भी देखिए कि भाई आपका नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा 2 प्रजातियां जो भारत में उपयोग की गई हैं। एक तो लार्मा रोजो, दूसरा देखिए कि आपको सोनोरा 64। तो कभी आज के बाद पूछे कि भारत में हरित क्रांति के दौरान मुख्यतः किन 2 संकर बीजों का, तो देखिए भाई ये मैक्सिको की भी आप आई हैं, इसीलिए इनके लिए शब्द आता है ये मैक्सिकन प्रजाति, मैक्सिकन बौनी प्रजाति। तो ये आपका लर्मा रोजा और सोनोरा 64 इसका प्रयोग हुआ। तो ये जान सकते हैं हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ेगा। और गेहूं में खासकर किन 2 प्रजातियों ने ये, और अगर हम लोग इनको देखें तो इनकी जो है लगभग 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन था। आप सोच सकते हैं 60 से 65 कुंटल उस समय प्रति हेक्टेयर इनकी क्षमता से उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। इससे हम लोग खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो होंगे ही, और गेहूं के क्षेत्र में हमारा उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। तो लगभग 60 से 65 कुंटल, उसके पहले 17-18 कुंटल 20 कुंटल तक एवरेज था, उससे लगभग 3 गुना देखते कितनी वृद्धि हो गई, आप समझ सकते हैं ये गेहूं के क्षेत्र में। तो ये मैं बता दूं भारत में जो यूज हुए हैं बीज वो मैक्सिकन प्रजाति के बौने बीज। और चूँकि ये जो बीज है देखिएगा क्या कहते हैं ना इनके बारे में, ये जो है उच्च गुणवत्ता वाले हैं। तो पूछा जाता है उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीज। ये जो बीज है उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीज हैं, इनको कहते हैं हाई यील्डिंग उच्च गुणवत्ता प्रजाति वाले वैरायटी सीड्स। इन्हीं के शॉर्ट में कहते हैं
HYV सीड्स। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कभी तो कभी वो गलत ना हो, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। उच्च गुणवत्ता प्रजाति वाले संकर बीज या हाई यील्डिंग प्रजाति बीज, या इन्हीं को मैक्सिकन बीज या इन्हीं को मॉस्कन आपका बौने बीज कुछ भी कहा जाए, तो आपके ये सब शब्द अगर आए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए हम लोग आते हैं परिस्थितियाँ। हरित क्रांति के बारे में तो मैंने बेसिक बता दिया, कैसे बीज उपयोग हुए, बीज मैक्सिको से बने, कैसे क्या उनकी क्या क्षमता थी, ये हम लोगों ने देखा, समझा। लेकिन हम लोग इसके पहले जब हम लोग हरित क्रांति अपने यहाँ शुरू करते हैं तो शुरुआत 1966-67 में होती है। तो उसके पहले हमारे यहाँ क्या परिस्थितियाँ, यानी हरित क्रांति क्यों अपनाना पड़ा, हरित क्रांति के लिए हमको क्यों आगे बढ़ना पड़ा इस स्टेप में, उसके लिए हमारे लिए क्या परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी, हम लोग उस पर बात, यानी पूर्व की परिस्थितियाँ क्या थी। अगर हम लोग समझें तो हरित क्रांति के पूर्व की परिस्थितियाँ, इन पे थोड़ा बात करें, इन पे सोचें। तो देखिए भाई, आप लोग पढ़े हुए हैं हिस्ट्री में कि जब अंग्रेज यहाँ आते हैं तो उन्होंने क्या किया था, कृषि का वाणिज्यीकरण किया था, यानी कि वो कमर्शियल क्रॉप्स पर उन्होंने अधिक बल दिया था, ताकि उसका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो ये जो कमर्शियल क्रॉप्स मैंने पढ़ाया था आपको इससे पहले, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, रबड़, इन सब पे उन्होंने प्लांटेशन पे बल दिया था, जिससे खाद्यान्न आपका उत्पादन के क्षेत्रों में, यानी खाद्यान्न उत्पादन लगातार कम हो रहा था और जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य उत्पादन कम हो रहा है, और यहाँ का धन लूट के अलग से वो लेके जा ही रहे हैं। किस क्षेत्र में निवेश जीरो था, कमर्शियल क्रॉप्स के उत्पादन पर बल दिया जा रहा था। इसलिए हम लोग देखें 70 के पहले जो स्थितियाँ थीं, अगर हम लोग स्थितियों पर बात करें तो स्थितियों में अगर हम लोग देखें तो भाई खाद्यान्न के उत्पादन के क्षेत्र में, खाद्यान्न उत्पादन में बहुत पिछड़ापन था और इसके साथ हमारे साथ था भूखमरी की अवस्था थी। भाई देखिएगा, भूखमरी की अवस्था, गरीबी, ये देखिए भूखमरी, गरीबी, ये स्थितियाँ व्याप्त थी हमारे यहाँ पर। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े थे, जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन होता था वो कम था, भूखमरी की अवस्था थी हमारे यहाँ, गरीबी की स्थितियाँ थी, ये परिस्थितियाँ व्याप्त थी। इसके अलावा और हम देखिए क्या हो रहा है, इसी दौरान कुछ प्राकृतिक हुआ, जैसे बाढ़ें आई, सूखा पड़ा, सूखा अकाल में कन्वर्ट हो गया, कई जगह पे चक्रवात आए, जैसे उड़ीसा में चक्रवात आते थे। इन वजह से जो है और परिस्थितियाँ भयंकर थी, ये स्थितियाँ बनी हुई थी। और देखिए स्थितियाँ क्या गड़बड़ थी, 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से, 1965 में भूकंप, सूखा भी आता है। इन सबसे भी देखिएगा युद्ध हुआ, इसलिए जो व्यय था पैसा वो युद्ध में हो गया, एग्रीकल्चर में निवेश भी कम हुआ, तो ये परिस्थितियाँ देखिए बनी हुई थी। और तो और खाद्यान्न के क्षेत्र में हम लोग, सबसे बड़ी बात हमारे श्रम की थी, PL आपका 80 द्वारा अमेरिका से गेहूं का, अमेरिका से खाद्यान्न का आयात, ये एक श्रम की बात थी। PL 480 देखिए क्या था कि अमेरिका में एक वैज्ञानिक थे WD आइजनहावर, उनके द्वारा 1954 में एक दस्तखत किए गए थे, वो कृषि व्यापार विकास एवं सहायता अधिनियम था। तो सहायता अधिनियम जो शब्द मैंने बता रहा हूँ उसके तहत ये था, जिस देश में भूखमरी हो, गरीबी हो, अशिक्षा हो, बेचारी हो, लाचारी हो, उन देश को कम, बहुत ही रियायती दरों पर आपका, उनको जो है आपका खाद्यान्न पदार्थों का निर्यात, इसलिए शांति की, ताकि वहाँ शांत रहे, लोग खाएंगे नहीं तो भुखमरी के मारे मर जाएंगे, लूटपाट होगी, लोग पर अराजकता फैल जाएगी। यानी सोचिए कितनी शर्म की बात थी कि हमारे यहाँ जो खाद्यान्न आता था वो PL 480 अधिनियम के तहत आता था, इसका मतलब शांति के लिए आपका खाद्यान्न का आयात किया जाना, इसके तहत हम आयात करिए वहाँ से करते थे। तो ये एक धब्बा की तरह स्थितियाँ हमारे पास थी, क्योंकि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे, इसलिए हमको इस दूसरे देशों पर निर्भर पड़ना था आयात के लिए। ये सारी परिस्थितियाँ देखिएगा हमारे सामने विद्यमान थी, और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हरित क्रांति लाने का निर्णय लिया जाता है। तो एक तो ये मैंने आपको परिस्थितियाँ बता दी, ठीक। अब प्रयास में हम लोग आते हैं। अगर हम लोग प्रयास पे बात करें तो प्रयास 2 स्तर पे, पहला तो
ट्रायल के रूप में 1960-63 में आपका देखिएगा आपका ये गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इस योजना के तहत शुरुआत ट्रायल किया गया। आपका इसको हम लोग योजना का नाम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। देखिएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ये जो है 7 राज्यों को चुना गया, 7 राज्यों के 7 जिलों में, 7 जिलों में प्रारंभ। इस योजना के तहत 7 जिलों में, 7 राज्यों के अलग अलग 7 जिलों में ये योजना शुरू की। इसमें वही किया गया था कि आपका मैक्सिकन बीज लाके ट्रायल के रूप में इन जिलों पर किया, ताकि उस जिले पे हम लोग देखें कि उत्पादन में क्या वृद्धि होती। और ये योजना सफल हुई। जब 63 में सफल हो जाती है देखिएगा, तो उस समय 1965 में, ये देखिएगा 1965 में जो कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम, ये देखिए जी द्वारा मैक्सिको से, देखिए जब क्योंकि हम यहाँ सफल हो गया, मैक्सिको से 18,000 टन, ये देख लीजिएगा 18,000 टन गेहूं के प्रजाति कि वही मतलब कि संकर प्रजाति, जो हमने कहा ना जो सुनोरा ये सब की संकर प्रजाति को खरीदा गया, वहाँ से मंगवाया गया। ये देखिए 1965 में। और कहा जाता उसी के बाद देखिएगा 1900 अगले साल 1966-67 से हरित क्रांति का प्रारंभ, हरित क्रांति का तो प्रारंभ। तो अब ये मैंने आपको बता दिया, पूर्व में थोड़ा कम से कम आइडिया हो। उसके पहले इसको 7 जिलों में प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, सफल रहा। 65 में 18,000 टन सोचिएगा प्रजाति मंगाए गए, जिसका आपका 60, जिनकी क्षमता थी 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इन उच्च गुणवत्ता वाले बीज मंगाए गए। इनको भारत की जलवायु के हिसाब से MS स्वामीनाथन के द्वारा, बाद में देखिएगा इन बीजों को भारत के जलवायु के द्वारा आपस में कोरिलेट करके जो आगे चल के जो बीज बने उनको बोया गया। यानी कि मैक्सिकन बीज और भारतीय, खासकर शुष्क क्षेत्रों में, खासकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो बीज थे उनका आपस में क्रॉस कराकर, संकर करा के बीज को आगे चल के यहाँ की जलवायु के हिसाब से बोया गया और उससे शुरुआत की गई हरित क्रांति की। तो उसके लिए बीज यही आधार बने थे। तो आज के बाद कोई पूछे तो ये बीज है, उसके बाद आप लोग, और ये काम किया था MS स्वामीनाथन, इसलिए MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही आपका मैक्सिकन बाउने बीज और भारतीय बीजों के संकर के द्वारा, मैंने कहा नहीं आपको, जो सोनोरा 64 जो हम लोग यहाँ नाम दे रहे हैं, एक्चुअली वहाँ की प्रजाति हमको डेवलप करके, और उसके बाद आपका लर्मा रोजा के नाम से उसको हम लोगों ने आगे चल के बढ़ाया। और फिर भी हम लोग अभी हरित क्रांति पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये हरित क्रांति के पहले का बैकग्राउंड हो जाएगा जो हम लोगों ने देखा, इसको समझ लीजिए। अब मेन आते हैं हरित क्रांति पे। हरित क्रांति का पहला पॉइंट देखिएगा, हरित क्रांति शुरू हुई प्रारंभ। तो आप सिंपल कहिए, इसके करीब यही पूछा था 1966-67 कब से प्रारंभ है, डेट पूछा था 1966-67। इसका उद्देश्य क्या था हरित क्रांति का? देखिए उसके उद्देश्य थे, पहला कृषि क्षेत्र में जो अनियमितता थी, अनियमितता को खत्म करना, कि कब उत्पादन कितना हो, कम हो, एक अनियमितता की स्थिति बनी हुई थी, उस अनियमितता को खत्म करना। अगला कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि करना, ये देखिए ये उद्देश्य था। अगला ग्रामीण का, चूंकि जब अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र विकास होगा तो ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। ये इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। ओवरऑल सबसे बड़ी होता है खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। ये तो देखिए है, ये तो मेन थीम हो गया, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। ये तो था, ये तो अपने आप परिणाम के रूप में आ जाएगा हमारे सामने। मेन देते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारी अनियमितता व्याप्त है, कब किस वर्ष कितना उत्पादन, इससे कम से कम ये बीज है, ये इनकी क्षमता है, इनको ये चीज़ दे देंगे इतना उत्पादन कर देंगे। नहीं, खाद्यान्न क्षेत्र में आपका जो अनियमितता इसको खत्म करेंगे।
उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि होगी, और जब उत्पादन वृद्धि होगी, उत्पादकता वृद्धि होगी, लोगों की आर्थिक आय बढ़ेगी, तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी होगा। तो ये इसके मेन ये है उद्देश्य थे जो हम लोगों ने देख लीजिएगा। इसके लिए देखिएगा और क्या था, कुछ कारक हैं माना गए हैं इसके लिए। कारक में देखिए जैसे क्या था, पहली बात करना, कंपोनेंट इसके क्या थे, तो मेन अभी देखें तो विज्ञान आधारित तकनीक, विज्ञान आधारित तकनीक का प्रयोग, यानी कि पहले जो हम लोग पता चलता था जो फसल हमारा उत्पादन हुआ उससे कुछ हिस्सा हम लोगों ने बीज के रूप में बना लिया, उसके बाद हमने किसी आपका कहीं पर जो हम लोगों ने कच्चे घड़े में या कुछ राख फाख कुछ चीज़ में डाल के उनको रख दिया जाता ताकि सुरक्षित रहते थे, फिर अगले साल को बोते थे। ये परंपरागत प्रणालियाँ बनी थी। अब विज्ञान आधारित तकनीक मतलब संकर किस्म के बीज, उच्च गुणवत्ता वाले हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज जो कि जलवायु के अनुकूल हों, उनके हिसाब से बीज, ऐसे बीज जो संकर क्रॉस बीज हों, वहाँ का बीज भारतीय बीज क्रॉस करा के बीज बनाने की विज्ञान आधारित तकनीक का प्रयोग किया गया। देखिएगा ये हम लोग देख ले रहे हैं। दूसरा देखिएगा सेवाओं का, अगला जो पॉइंट था इसका, सेवाओं का विशेष पैकेज, सेवाओं का विशेष पैकेज, इसमें ये भी था विशेष पैकेज। अगला देखिए भाई, सार्वजनिक सुविधाओं या सेवाओं का विशेष पैकेज। इसके चार थे, कंपोनेंट थे। देखिएगा सेवाओं का भाई मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कीट आपका रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधाओं का विकास, ये सब करना। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं में मंडी बनवाना, क्रय केंद्र खुलवाना, ध्यान रखिए, सड़कें बनवाना, बिजली उपलब्ध करवाना, पानी उपलब्ध करवाना, यानी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना ताकि किसानों के लिए जो बीज चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, वो सब मिल जाए। और अभी देखिए आपका पंजाब हरियाणा सरकार ने फ्री बिजली फ्री पानी दिया, तो भी जहाँ पर ये सुविधाएं मिलेंगी इसलिए वहीं पर इसका विकास ज़्यादा होगा। इसके 3 कंपोनेंट थे, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे, हमने वो देखा। अब देखिए अगर हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखें तो क्या क्या चीज़ें और हुई, तो वो हम लोग देख लेते हैं। इसके अवयव, तो बस इसमें देखिए क्या है, पहला है उच्च गुणवत्ता वाले, क्या क्या इसमें हरित क्रांति में क्या हुआ, उच्च गुणवत्ता प्रजाति वाले संकर बीज। ये देखिए, एक तो ये देखिए सीड्स, ये दूसरा देखोगे, अगला रासायनिक उर्वरक, ये देखिए कीटनाशक कम था, जो द्वितीय हरित क्रांति अभी होगी मतलब जो हरित दूसरा चरण 1987 वहाँ पर कीटनाशक ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर रासायनिक उर्वरक ही ज़्यादा था। देखिएगा आगे सिंचाई सुविधा का विकास, सिंचाई सुविधा का खासकर नहरी सिंचाई। देखिएगा नहरी, पहले में नहरी सिंचाई, अगले वाले में भूमिगत जल है। ये देखिए, ये अधिकाधिक कृषि भूमि का उपयोग, कृषि भूमि का अधिकाधिक विस्तार। पूछा जाता है कृषि भूमि का अधिक विस्तार। आगे देखते हैं, बहुफसली उत्पादन, बहुफसली या दोहरी फसली उत्पादन, दोहरी फसल उत्पादन। मतलब से गेहूँ सरसों एक साथ बोया जाना, यानी कि एक साथ अब और भी फसलों को उगाया जाना, यानी कि ये भी इसका एक कंपोनेंट है। लेकिन मेन इसके 3 कंपोनेंट थे। देख लीजिएगा, अगर मेन देखना है तो मेन 3 हैं, उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीजों का विकास, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और आपका सिंचाई सुविधा का विस्तार, खासकर नहरी सिंचाई। ये मेन इसके 3 कंपोनेंट थे। इसके अलावा जो पीछे छिपा हुआ वो क्या है, कृषि भूमि का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए
और प्लस बहुफसलीय दोहरी फसलों का उत्पादन किया जाना, ये इसके महत्वपूर्ण अवयव रहेंगे, ये हम लोग देख ले रहे हैं। अब हम लोग देखें तो ये तो हमने कहा हरित क्रांति की शुरुआत हो गई, किस तरह संकर बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। और इसको अगर हम लोग देखें, जब ये सब सुविधाएं का विस्तार किया गया तो हमको बड़े पैमाने पर आपका इसके हमको प्रभाव दिखे, लक्षण दिखे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सवाल है, वो सवाल ये है कि हरित क्रांति का विस्तार, हम लोग प्रभाव में आए, आंकड़ों पे आए, उसके पहले हरित क्रांति का को आपसे कोई पूछे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार अधिक क्यों हुआ, हरियाणा अब पश्चिमी यूपी पूछा जाता है, पश्चिमी यूपी कि हरित क्रांति का यहाँ पर ही विस्तार ज़्यादा क्यों हुआ। कोई आपसे पूछता है कि भाई पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति ज़्यादा सफल क्यों हुई, अन्य ज़्यादा सफल क्यों नहीं हुई, इस पे बात करते, फिर प्रभाव पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो इसका पहला पॉइंट है, देखिएगा एक, कि जो हमको मैक्सिको से बीज आए थे वो शुष्क जलवायु के लिए ज़्यादा अच्छे थे, और पंजाब का, हरियाणा का, वेस्टर्न यूपी जो क्षेत्र है वो शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो बीज थे, जो मैक्सिकन बौने बीज थे वो शुष्क जलवायु के ज़्यादा अनुकूल थे। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी प्रायः जो है शुष्क क्षेत्र है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा कारण ये था कि आपका शुष्क जलवायु की वजह से, देखिएगा जो मैक्सिकन बौने बीज शुष्क जलवायु के अनुकूल थे, शुष्क जलवायु क्षेत्र के अनुकूल, ये इसके अनुकूल थे। अब अगर इस क्रम में देखें तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी प्रायः शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो उसके हिसाब से ये एक आदर्श परिस्थितियाँ थी वहाँ पर। एक तो ये तो हुआ आपका बीज के हिसाब से। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे कारण थे। यहाँ के जो किसान हैं, पर्यावरण, यहाँ के जो किसान थे वो समृद्ध थे। पहली बात देखिए, ये देखिए यहाँ किसान समृद्ध थे, शिक्षित थे कंपेयर में। ये देखिएगा यहाँ किसान जो समृद्ध थे, शिक्षित थे, जागरूक हैं। भाई देखिएगा यहाँ के किसान उद्यमी किस्म के हैं, उद्यमी स्वभाव के हैं। तो ये देखिए एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि यहाँ के जो किसान थे वो शिक्षित, पढ़े, पहली बात कि समृद्ध थे। अगर समृद्ध रहेंगे तभी तो वो सिंचाई के अच्छे मतलब वो रासायनिक उर्वरक, ये उच्च गुणवत्ता वाले महंगे संकर बीज जो हम लोग देख रहे हैं, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जाना, इन सब के साथ साथ बड़े बड़े भूखंड इनके पास हैं, ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, या जो कृषि उपकरण थे उनको खरीदा जाना, इन सब को लेकर जागरूक रहेंगे तो मंडी तक इनकी पहुंच बहुत आसान रहेगी। मंडी तक पहुंच जाके अपना सही रेट ले लेना, ठीक है। इन सब को देखते हुए कि यहाँ किसान जो थे अपेक्षाकृत और क्षेत्रों की तुलना में समृद्ध थे, शिक्षित थे, आपका जागरूक थे, उद्यमी स्वभाव के से एक बहुत बड़ा रीजन था। इन सब के अलावा और देखिए क्या है, हरियाणा पंजाब क्षेत्र में जो भूमि सुधार कानून थे, भूमि सुधार कानून, खासकर चकबंदी, हदबंदी, जमींदारी प्रथा उन्मूलन, इन सब का अच्छे से पालन हुआ था, तो जिससे यहाँ पर जोत का आकार भी बड़ा था, भूमि संबंधी विवाद कम थे। तो भाई किसान के पास बड़ी भूमि थी। तो इस तरह हम लोग देखें तो ये बहुत बड़ा कारण था कि बड़े बड़े भूखंड थे, वहाँ पर ये इसका रिसर्च कर सकते थे। जोत बड़े हैं, भूमि संबंधी विवाद यहाँ पर कम है, तो कृषक जो खेती अपना दिमाग कृषि योग में लगाएगा, अदालतों में नहीं लगाएगा, ये बहुत बड़ा रीजन था। चूँकि शुष्क क्षेत्र है तो प्राचीन काल से शुरुआत से अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल इसी पंजाब हरियाणा में बनवाया हुआ था। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं, ये भी बहुत बड़ा, सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं, तो अन्य क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं भी थी। ये देख लीजिए, ये भी एक रीजन है। अगला राजनीतिक प्रशासनिक सहयोग, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ की सरकारों ने फ्री बिजली, फ्री आपका
पानी, ये सब घोषणाएं की। किसानों को आपका बैंकों के द्वारा कम ऋण पर ब्याज उपलब्ध कराए जाने की सुविधाएं दी। यानी कि यहाँ की जो संस्थागत सुविधाएं थीं, यहाँ की सरकारों के द्वारा सड़कें, मंडियाँ बनाना, क्रय केंद्र बनवाना, ध्यान रखिएगा, ये सब करवाना, ये सब भी कार्य कराए गए। तो इसका मतलब यहाँ की जो प्रशासनिक जो सरकारें थी, देखिएगा, उनका जो है आपका बड़ा सहयोग रहा। अब एक रीजन और भी है, देखिएगा, क्योंकि ये आकार में छोटा था। पंजाब देखिएगा, छाछड़ में हरियाणा देखिए, पंजाब हरियाणा देखिए, तो मतलब आकार में बहुत बड़े नहीं हैं, इसलिए आकार में छोटा होने से, आकार में छोटे होने से उत्पादन में परिवर्तन का सही आकलन, उत्पादन में परिवर्तन का सही आकलन। तो थोड़ा और देखिए, एक ये भी था कि आकार में बहुत बड़े हरियाणा पंजाब नहीं थे, तो हो सकता है कि उससे ये हो कि पूरे राज्य में उत्पादन का हम आंकड़ा सही ले सकते हैं। अब हम यूपी कर देंगे, एमपी कर देंगे, महाराष्ट्र कर देंगे, इतना बड़ा राज्य है तो सही आंकड़ा नहीं आ पाएगा। तो और भी सारे कारण थे, लेकिन मुख्य कारण ये थे। कोई पूछे कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में हरित क्रांति का विस्तार क्यों हुआ, तो सबसे पहली बात कि जो मैक्सिकन बीज थे वो शुष्क जलवायु के लिए थे, शुष्क जलवायु क्षेत्र थे, तो ये हो जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी बात ये रीजन रहा। भूमि संबंधी सुधार इनके लिए ऋण का काम किए, सरकार का सहयोग और ज़्यादा था, तो ये सारा वजह से हरियाणा पंजाब में इनका विस्तार हुआ, ये हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखिए प्रभाव देखिए भाई, पहला आर्थिक प्रभाव। अगर हम लोग बात करें आर्थिक प्रभाव में, तो नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो भाई कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पे ये क्षेत्र में आई है। खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति आने लगी। ये देखिए, अगर हम देखें तो 1951-52 में अगर हम लोग देखिए तो 52 मिलियन टन उत्पादन था, जिनमें से लगभग 644 मिलियन टन गेहूं था। सोचिए, यानी कि लगभग 64 लाख टन गेहूं था। 1966 में जब इसको शुरू करेंगे तो जो गेहूं रहेगा, देखिएगा, वो लगभग उस समय तो आपका 120 लाख टन होता था भारत। और 1968 में देख लीजिएगा, जैसे एक हुआ तो ये बढ़कर 170 लाख टन हो गया। यानी कि आप समझ सकते हैं, गेहूं के क्षेत्र में लगभग 50 लाख टन की वृद्धि। सर्वाधिक इम्पैक्ट मैंने कहा गेहूं में पड़ा। तो मुख्यतः गेहूं का हम आयात करते थे, उसी पर हम देखिए आत्मनिर्भर होने की तसम बढ़ने लगे। इसका सबसे बड़ा प्रभाव एक पड़ा कि भाई देखिए आत्मनिर्भरता, खासकर गेहूं के क्षेत्र में, चावल के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, बाकी और क्षेत्र में उतना नहीं पड़ा। कि गेहूं के क्षेत्र में तो देखिए आत्मनिर्भरता की स्थिति अब तरफ हम लोग बढ़ने लगे, और अब लगभग 50 लाख टन की वृद्धि हुई। और इसी वृद्धि को ही देखकर अमूलचूल परिवर्तन हो गया। तो विलियम गॉर्ड ने इसको हरित क्रांति कह दिया, नहीं कह दिया, आपका क्रांति के शब्द का प्रयोग कर दिया। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें, और ये तो हुआ, अब और क्या हो रहा है? कृषि मंडी, क्रय केंद्र, सड़कों का विकास। अब ये स्वाभाविक शुरू हो गया, देखिएगा। इसके साथ साथ ही सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों का उदय, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, वाणिज्यिक बैंक, बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देना। अब ये भी बातें हो गई, किसानों को ऋण, जो किसानों के पास ऋण की समस्या थी, ऋण देना प्रारंभ। तो ये सब एक नई देखिए शुरुआत हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक एग्रीकल्चर में ऋण देना शुरू हो गया। पहले इसके पहले एग्रीकल्चर के बारे में ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है, तो ये चीज़ शुरू हो गया। इन सब के अलावा अगर देखिए आपका कृषि उपकरण क्षेत्र में वृहत परिवर्तन, जैसे अगर हम लोग देखें तो ट्रैक्टर,
पंप, हार्वेस्टर, ये देखिए ये सारे जो उद्योग थे उनमें वृद्धि होनी शुरू हो गई। ये सारे जो उद्योग थे उनमें वृद्धि शुरू हो गई। ये और तो और देखिए इन सब के अलावा एक बात और देखने को मिली, यानी ये सब विकास शुरू हो गया, प्रभाव, आर्थिक प्रभाव ये देखने को मिला। कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग होंगे इन सब के अलावा चाहे देखिए भाई अब आगे चल के कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, यानी रसायन उद्योग, ये सब उद्योग जो है आपका इनसे जुड़े उद्योगों में वृद्धि शुरू हो गई। ये सारा काम हुआ। इन सब के अलावा बिहार, उड़ीसा, पूर्वी यूपी से गरीब लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आए। ये देखिए बहुत देख रहे हैं, रोजगार के लिए आए और यहीं पर बसने लगे। तो आप देखेंगे बड़े पैमाने पर पंजाब के क्षेत्र में बिहारी और उड़िया लोग, यूपी ईस्टर्न यूपी के लोग बसे हुए हैं। यानी कि रोज आपका उन्मूलन भी, वो आपका प्रवास भी हुआ। जो बेरोजगार लोग थे उनको वहाँ पर रोजगार भी मिला। तो ये सब देखिएगा इनके आर्थिक जो क्षेत्र में परिवर्तन था वो हमने देख लिया। अब सामाजिक परिवर्तन, ये कुछ पॉइंट है, दिमाग में रखिए, कभी इस पर सवाल आ जाए। सामाजिक प्रभाव क्या हो रहा है, सामाजिक प्रभाव में पॉइंट वाइज 2-4 पॉइंट में सामाजिक प्रभाव में उनको भी देख लें भाई, सामाजिक प्रभाव क्या क्या हो रहा है। देखिए पहली बात, एक सिंपल सी बात है, जो किसान है, अगर किसान की, पहली बात कि इससे किसान की आमदनी बढ़े, हरित क्रांति से आमदनी में वृद्धि, आमदनी में वृद्धि होगी देखिएगा, तो पहली बात किसानों के जीवन स्तर में वृद्धि होने शुरू, जीवन स्तर में परिवर्तन, ये बहुत बढ़िया। ये देखिए उनके शिक्षित, आपका शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होनी शुरू हो गई। उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, बोलना, इन सब में परिवर्तन, जीवन स्तर में परिवर्तन शुरू होने लगा। शैक्षिक स्तर में परिवर्तन हुआ। तो ये देखिए सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, शैक्षिक स्तर पर परिवर्तन, ये परिवर्तन देखने को मिलता है। ये हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब किसान की वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में, उनके शैक्षिक स्तर में परिवर्तन देखने को मिला। इन सब के अलावा देखिएगा जमींदारी प्रथा का जब उन्मूलन हुआ और सरकार के द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उन सब से क्या होगा, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की वजह से भूमि सुधार हुए। वही मैंने भूमि सुधार में ही भूमि सुधार, और इससे क्या हुआ कि जो मध्यम एवं छोटे किसानों का उदय, छोटे किसानों का ये देखिए उदय हुआ। ये भी देखिए सामाजिक क्षेत्र में एक परिवर्तन देखने को मिला, मध्यम छोटे किसानों का स्तर। और इसके अलावा क्या हुआ देखिएगा, अब एक बहुत बड़ी सोच में परिवर्तन हुआ। समझ, सोच में परिवर्तन, परिवर्तन क्या, अभी तक जो कृषि थी इस क्षेत्र में जीविका उपार्जन का ही स्रोत थी, जीविकोपार्जन का स्रोत, जीविकोपार्जन के स्रोत की जगह पर देखिएगा, जगह पर आपका आय का एक साधन हो गई, आय का एक साधन। ये सोचिए, आय का साधन, यानी एग्रीकल्चर को एक उद्योग के रूप में यहाँ पर परिवर्तन, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन सोच के स्तर पर देखने को मिला कि अभी तक एग्रीकल्चर जो यहाँ पर इन्हीं क्षेत्रों पर एक जीविकोपार्जन का स्रोत थी पूरे भारत में, अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है एक आय का स्रोत हो गई, उसको उद्यमीपन का और ज़्यादा विकास होने लगा। ये हम लोग देख ले रहे हैं। और तो और देखिए इसमें क्या हुआ कि चूँकि मशीनों का प्रयोग हुआ, एक मशीनों का उपयोग बढ़ा था, मशीनों का उपयोग बढ़ता है आपका हरित क्रांति में, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब चीज़ें, उन सब से क्या हुआ देखिएगा। इसके पहले क्या था कि पुरुष और महिला दोनों खेतों में बराबर काम करते थे। मशीनों का प्रयोग होने से आपका पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में खासकर पुरुषों का दबदबा हो गया। देखिए ये एक परिवर्तन देख रहे हैं, कृषि क्षेत्र में पुरुषों का दबदबा। अब ये एक निगेटिव परिवर्तन है, तो हम लोग देख रहे हैं आपका कृषि क्षेत्र में पुरुषों का दबदबा देखने को मिला। महिलाओं को अब खेतों में रोका जाने लगा, महिलाओं को खेती ना करवाकर घर की चार दीवारी में, अब मतलब ये कि तुम घर में रहो सब काम हो जाएगा, यानी कि देखिए घर की चार दीवारी में कैद एक तरह देखा जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ। ये
तो ये भी एक चीज़ देखने को मिली कि महिलाओं को लेकर थोड़ा सा एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट था, क्योंकि पहले पुरुष महिलाएं बराबर काम करते थे, बराबर बाहर निकलते थे, बराबर का देखते थे। अब मशीनों का अधिक प्रयोग होने से जो कि श्रम की आवश्यकता कम पड़ गई, तो उस समय महिलाओं को बलिदान करना पड़ा। उनको तुम खेत में रहो, हम लोग देख लेंगे। तो एग्रीकल्चर संबंधी समस्त निर्णय पुरुष लेने लगे, उस पर उनका दबदबा बढ़ गया। महिलाओं को आपका घर में केवल खाना बनाना ये सब रखना, यानी कि घर के चार दीवारी में कैद करके जिनको स्वतंत्रता था उसका हनन किया गया। ये मिली स्थितियाँ देखने को मिली। तो ये परिस्थितियाँ आपके सामाजिक कारक के रूप में देखने को मिलेंगे। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, ये भी थोड़ा सा इसको भी देख लें। इसमें भी एक दो पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव में। पहली बात, राजनीतिक प्रभाव में अगर हम लोग देखें तो जो छोटे, पहले राजनीति में पहले बड़े बड़े किसान ही थे, आपकी भूमिका थी। राजनीति में अब मध्यम एवं छोटे किसानों की भूमिका बढ़ गई। छोटे किसानों की भूमिका बढ़ी, भूमि सुधार हो गए, किसानों की भूमिका बढ़ने लगी, भूमिका बढ़ने लगी। पहले केवल बड़े बड़े लोग थे, वही लोग राजनीति को प्रभावित करते थे। अब छोटे बड़े किसान, छोटे मध्यम किसानों की भी राजनीति में भूमिका बढ़ने लगी। इनके अलावा और देख लीजिए भाई आपका क्या हुआ, किसानों से जो जुड़े मुद्दे थे, देखिएगा ये बहुत बड़ी बात है। किसानों से जुड़े मुद्दे, देखिएगा जो मुद्दे हैं वो स्थानीय ना होकर राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करने लगे, राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करने लगे। अब ये एक राजनीति में परिवर्तन है। किसान संबंधी मुद्दा अब जो है स्थानीय ना होकर राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा। एक राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और इन सब के अलावा जो किसानों के संगठनों का उदय, किसानों के संगठन, बहुत सारे आपके संगठन का उदय, ये भी चीज़ें देखने को मिली। और राजनीति में इनका संगठन की भूमिका वो आपको पश्चिमी यूपी में देखने को मिलती है, या पंजाब हरियाणा में। राजनीति में किसान के संगठनों का प्रभाव बढ़ने लगा, का प्रभाव बढ़ा। तो ये चीज़ें आपको देखिए, ये सारा आपको राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये 2-3 बिंदु हैं, ये हम लोग देख ले रहे हैं। ये तो पॉजिटिव प्रभाव रहा, देखिएगा। अब नेगेटिव प्रभाव क्या था, नकारात्मक प्रभाव। ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव देख लिया। नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो 2-4-5 पॉइंट इसमें भी है। देखिए, पहला, अंतर प्रादेशिक और अंतः प्रादेशिक विषमता में वृद्धि। अब एक एक लाइन समझा देता हूँ। विषमता में वृद्धि सब मैटर में मिल जाएगा। अंतर प्रादेशिक और अंतः प्रादेशिक विषमता, यानी कि अंतर मतलब राज्यों में। अगर देखें, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी अधिक संपन्न होने लगा, यहाँ किसान संपन्न होने लगे। इनके तुलना में पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अन्य और क्षेत्रों में आपका उतना परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि प्रादेशिक स्तर पर विषमता देखने को भारत में मिली। और अंतः प्रादेशिक, एक प्रदेश के अंदर भी, राजस्थान में जो गंगानगर जिला है वहाँ पर बहुत अच्छा मिला। चित्तौड़गढ़ जिले में उसका प्रभाव एकदम जीरो रहा, ऊबड़ खाबड़ जिला है। तो इस तरह हम लोग देखें तो एक प्रदेश के अंदर जिलों में परिवर्तन आपको क्षेत्र में मिला, और प्रदेश में अंतर देखने को मिला। ये अंतर हमने देखा। आगे देखिए, अंतर फसली विषमता, ये भी देखने को मिली। यानी कि फसलों में भी विषमता देखने को मिली। कैसे, हमने देखा गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि। इसका जो है फसल में गेहूं के लिए बहुत अधिक वृद्धि हुई। चावल में भी वृद्धि हुई, लेकिन उतना नहीं हुई। चावल सेकेंड जो चरण 87 वहाँ चावल वृद्धि हुई। चावल में भी वृद्धि, लेकिन गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें, गेहूं के अलावा और अगर हम लोग फसलों पे बात करें, उन फसलों को देख लें अगर, तो दलहन तिलहन नकदी फसलों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। खासकर तिलहन देखिएगा, नकदी फसलों में, जो कमर्शियल क्रॉप हैं फसलों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, पर्याप्त वृद्धि नहीं। और देखिए, कपास में, दलहन में कमी आई इनके उत्पादन में।
क्योंकि जो क्षेत्र थे भाई देखिएगा वो सब लोग हरित क्रांति में गए, उनमें तो एग्रीकल्चर लैंड कम हुआ तो इनमें कमी भी आई, तो ये भी देखने को देखिए मिला, यानी अंतर फसली विषमता भी देखने को मिली, ये देख ले रहे हैं। और तो और सिंचित भूमि जहाँ थी, सिंचित भूमि के किसान लाभकारी रहे, किसानों के बीच भी देख लीजिएगा लाभकारी रहे, और जो असिंचित भूमि है, असिंचित भूमि के किसान को लाभ नहीं, किसान को लाभ नहीं। तो ये देखिए परिवर्तन देखने को मिला आपको, ये भी बड़े पैमाने में, यानी अंतर प्रादेशिक, अंतर प्रादेशिक, अंतर किसान, अंतर फसली विभाजन भी आपको देखने को, छोटे, इसके अलावा और क्या देखिएगा, बड़े किसान लाभदायक, बड़े एवं धनी किसान लाभदायक स्थिति में रहे, छोटे गरीब किसान को फायदा नहीं, यानी कि अंतर किसानों के बीच में भी कभी विषमता देखने को मिली समाज में, यानी समाज में विषमता भी देखने को मिल रही है। पर्यावरण दृष्टि से अगर हम लोग देखें, मैंने कहा रासायन, पहली बात अधिक सिंचाई हुई, अब वैज्ञानिक सिंचाई हुई, तो हम लोग देखें भूमिगत जल स्तर में कमी, भूमिगत जल स्तर में कमी ये देखने को मिली। और अब वैज्ञानिक खेतों को पानी से भर देते थे, तो मैंने पता था पानी नीचे जाएगा तो केशका तत्व के नीचे के लवण आएंगे, तो मिट्टी में जो है क्षारीयता लवणीयता की समस्या, तो ये लिखिए एक नई समस्या आई उन क्षेत्रों में, आज भी है, मृदा में लवणता एवं क्षारीयता में वृद्धि, क्षारीयता में वृद्धि ये समस्या हुई। उर्वरक के नाम पे केवल नाइट्रोजन मिलाने से नाइट्रोजनी विषाक्तता की समस्या आ गई, विषाक्तता, मिट्टी में नाइट्रोजनी विषाक्तता की समस्या, ये देखिए नाइट्रोजन विषाक्तता की समस्या आने लगी। तो सारी समस्याएं आप देख रहे हैं। कीटनाशक और उर्वरक जब जल में गया, तो आपका जो खेतों से बारिश के माध्यम से बाकी तालाबों में नदियों में गया, तो जलीय पारितंत्र को संकट हुआ, तो जो जलीय जीव थे वो मरने लगे। मानव को स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, मानव पशु सभी को, मानव पशु पक्षी को स्वास्थ्य संबंधी कीटनाशकों के प्रयोग होने से, चाहे वो अन्न खाने से या पक्षियों के दाना चुगने से या जैसे पशुओं को उनके चारा खाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये भी समस्या के रूप में था। तो ये सब समस्या आप देख लीजिएगा, इसके नकारात्मक इम्पैक्ट भी थे। मैंने सकारात्मक तो बताया, नकारात्मक बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कहा इसको जब पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगी, ये पूरा टॉपिक आपका सकारात्मक हो गया, नकारात्मक हो गया। अब इसका द्वितीय चरण देख लेते हैं, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। यानी इसी का द्वितीय चरण 1987 में शुरू हुआ। एक्चुअली उस समय सूखा आया, और तो और खाद्यान्न का उत्पादन भी कम हुआ। 87 में सूखा, अगला खाद्यान्न उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी के कारण इसके द्वितीय चरण की शुरुआत 1987 में, यानी हरित क्रांति का जो द्वितीय चरण है, वो पहला चरण तो 1966-67 में शुरू हुआ था, द्वितीय चरण 1987 में शुरू हुआ। और इस बार यह 14 राज्यों के, देखिएगा 14 राज्यों के 169 जिलों में प्रारंभ किया गया, तो ये समझिए 14 राज्यों के 169 जिलों में प्रारंभ किया गया। इसमें प्राय देखिए, जैसे पहला चरण तो वेस्टर्न यूपी में था, इस बार प्रयास था पूर्वी, वेस्टर्न का पहला था जो पश्चिमी राज्यों में, खासकर पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तरी राजस्थान में था। इसमें क्या था कि पूर्वी भारत, तटवर्ती भारत और मध्य वाला जो भाग है, खासकर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़, एमपी, कुछ महाराष्ट्र, इस सब पोर्शन में इसको किया गया। यानी कि इस बार हम लोग देखें तो 14 राज्यों में जो मुख्यतः हम लोग देखें तो पूर्वी भारत, पठारी क्षेत्र, जो मध्य भारत का पठारी भाग है वहाँ, और तटवर्ती क्षेत्रों में इसको आपका प्रभावी, इसको जो बढ़ावा देने की बात हुई। एक तो ये बात इस पे हुई, दो बातें आई, ये चीज़ें। इन सब के अलावा देखिएगा दूसरा इसमें क्या बातें हुई उसको हम लोग देखते हैं। इसमें चावल को प्राथमिकता मिली, चावल, द्वितीय चरण में चावल को प्राथमिकता, पहले चरण में गेहूं था, द्वितीय क्षेत्र में चावल को प्राथमिकता नंबर 1 पे। कैसे कि 169 में से 109 जिले चावल,
उत्पादन प्रभावित क्षेत्र सो सकते हैं, उत्पादन प्रभावित क्षेत्र मतलब वहाँ पर चावल के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ थी, इसलिए इस चरण में चावल को प्राथमिकता मिली। इसके साथ साथ दलहन, उसमें कमी जो आई थी, एक कम प्रभाव दलहन तिलहन के उत्पादन में जो मध्यवर्ती क्षेत्र खासकर एमपी राजस्थान का कुछ हिस्सा ये वाला महाराष्ट्र उत्पादन में भी बल दिया गया, इस पर बल दिया गया। ये देख लीजिएगा, वहाँ पर नहरी सिंचाई था तो यहाँ पर ध्यान लीजिएगा आपका भूमिगत जल स्तर खासकर ट्यूबवेल इन पे बल दिया गया। भूमिगत जल अर्थात सिंचाई के लिए ट्यूबवेल सिंचाई पर बल, सिंचाई पर बल, ये सब इसके कंपोनेंट थे। देखिएगा अब देखिए क्या था, तो कंपेयर समझिए, ये तो मैंने एक बेसिक बता दिया, और कुछ भी थोड़ा सा चीज़ें हुई, वो क्यों हुई वो समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ के किसान जो है बहुत पैसे वाले नहीं थे, इसीलिए सरकार द्वारा उर्वरक की और आपका रासायनिक खाद उर्वरकों की और प्लस आपका कीटनाशक, पहली बात यहाँ पर कीटनाशक, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कीटों का बहुत प्रभाव था, थोड़ा सा आर्द्र क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर कीटनाशकों पर बल दिया गया। ध्यान रखिए एक चीज़ इसमें और है, कीटनाशकों पर बल, वहाँ पर रासायनिक उर्वरक पर बल था, यहाँ पर कीटनाशक पर बल, ये भी बात है देखने में। तो यहाँ पर सरकार ने, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत समृद्ध नहीं थे किसान, सरकार ने 2-3 काम इसके लिए किया। पहली बात देख लीजिएगा, जो काम हुआ कि संकर बीज एवं उर्वरक, देखिए इसमें जो था ताकि सब लोग ले सके, तो संकर बीज, जो भी बीज इनमें यूज होंगे वो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ये पहली बात कि ये पहला उर्वरक की छोटे छोटे पैकेट, ये देखिए छोटे छोटे पैकेट, ये फायदा हुआ ताकि लोग ले लें कि छोटे छोटे पैकेट, संकर बीजों के 10-10 किलो के 20-20 किलो ऐसे पैकेट आए, छोटे छोटे पैकेट आए ताकि जो छोटा किसान हो उसको खरीद सके, बड़ा किसान है 1 कुंटल का नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए ये है। दूसरा बात देखिए, कीटनाशकों पर छूट, कीटनाशकों पर सरकार द्वारा छूट, ये देखिए द्वारा छूट, 2 बातें देखने को मिली। एक तो छोटे छोटे पैकेट यहाँ पर कीटनाशक छूट, दूसरा बात करें भूमिगत जल का उपयोग, मैंने बता ही दिया था कि भूमिगत जल का उपयोग, उसमें नहरी जल था, यहाँ पर भूमिगत जल, ट्यूबवेल पर बल, बस ये दिया गया। तो 3 चीज़ें हो गई। तो हरित क्रांति का यह द्वितीय चरण था जो 1987 में शुरू हुआ, सूखा और खाद्यान्न के कम उत्पादनता के कारण। इसके तहत 14 राज्यों के 170 जिलों को इसको योजना को शुरू किया गया। इस बार चावल को प्राथमिकता दी गई, दलहन तिलहन को दी गई। प्रमुख फसल चावल इसलिए रहा कि 170 में 109 जिले उसे के ही रहे। क्षेत्र में इसका क्षेत्रीय विस्तार अब हो रहा है, अपने क्षेत्र बदला अब पश्चिमी भारत से बढ़कर, हम उत्तर पश्चिम भारत से अगर बढ़कर देखिए, पूर्वी भारत, पठारी भाग, तटवर्ती क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया। दलहन तिलहन बल दिया गया, ट्यूबवेल कीटनाशकों पर बल दिया गया, और इसके लिए सरकार ने ये सारी सुविधाएं कर दी। तो ये कहलाएगा द्वितीय चरण। तो हरित क्रांति का जो टॉपिक था वो आपका अब टोटली कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम, तो उसमें आपका द्वितीय हरित क्रांति या इंधनुषी क्रांति, हम लोग उस पर बात करेंगे। अब उस पर क्या बात चल रही है, अब इसको हम लोग कहते हैं लैंड से आपका माउथ तक पूरा कॉन्सेप्ट, वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग अन्य लगभग 30 क्रांतियों का नाम पढ़ेंगे, जो किससे, लाल क्रांति, रजत क्रांति, गोल क्रांति, भूरी क्रांति, बादामी क्रांति, धूसर क्रांति, ये जो आप पढ़ते हैं सारी क्रांतियाँ किस संबंधित हैं। तब ये हम लोग ख़त्म करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण संस्थान देखेंगे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संस्थान हैं, जिन पर सवाल, यानी अगले वीडियो में हम ये 3 चीज़ कवर कर लेंगे। फिर हम लोग मेन आ जाएंगे उत्पादन पे, यानी कि हम लोग एक एक फसल उठाएंगे, जैसे गेहूँ या चावल या कपास या जूट, फिर उन फसल के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे और उसका उत्पादन में भारत में कौन कौन राज्य हैं, विश्व में हैं, उस क्रम को देखेंगे, यानी एग्रीकल्चर में वहाँ पे चलेंगे, तब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज के वीडियो में भी हम लोगों ने केवल हरित क्रांति देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारी अन्य जो क्रांतियाँ हैं, द्वितीय हरित क्रांतियाँ हैं, उसमें हम लोग खासकर श्वेत क्रांति, जिसको हम लोग डॉक्टर वर्गीज क्यों जिसके जनक माने जाते हैं, उसके लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चला था, उसको हम लोग देखेंगे। नीली क्रांति देखेंगे, जो कि आपको हम लोग गुलाबी क्रांति देखेंगे। सारी क्रांतियों को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग यही कवर करेंगे। आज इसको यहीं तक रखते हैं।